गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश मेहरडा आज आपको राज्यपाल की स्थिति व भूमिका, जो हमारा टॉपिक है बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान के पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था का टॉपिक, उस टॉपिक का अध्ययन करवाना है। सभी इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें। हमारा जो प्रश्न है राज्यपाल की स्थिति और भूमिका। राज्यपाल की स्थिति के संबंध में दो विरोधी विचारधाराएं, दो विरोधी दृष्टिकोण प्रचलित है। प्रथम जो दृष्टिकोण है वो तो केवल राज्यपाल को संवैधानिक प्रधान मानता है। दो विरोधी विचारधाराएं, एक तो राज्यपाल को संवैधानिक प्रमुख मानता है या संवैधानिक प्रधान मानता है या संवैधानिक अध्यक्ष मानता है। लेकिन दूसरा दृष्टिकोण यह मानता है, दूसरा दृष्टिकोण क्या मानता है, दूसरा दृष्टिकोण वास्तविक प्रधान मानता है। या फिर हम यह कह सकते हैं कि राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियां, या फिर हम यह कह सकते हैं कि संवैधानिक अध्यक्ष की अपेक्षा बहुत अधिक महत्वपूर्ण वास्तविक प्रधान। दूसरा आता है एक संवैधानिक प्रधान और दूसरा जो दृष्टिकोण है, दोनों विचारधाराएं एक दूसरे के विपरीत है। एक विचारधारा संवैधानिक प्रमुख की विचारधारा है, दूसरी विचारधारा वास्तविक प्रमुख की। हम प्रथम टॉपिक पे आते हैं, प्रथम शीर्षक पे आते हैं संवैधानिक प्रमुख की। राज्यपाल की संवैधानिक प्रमुख के रूप में क्या स्थिति है। संविधान द्वारा राज्यों को भी संघीय क्षेत्र के समान संसदीय शासन व्यवस्था बनाई गई। संसदीय शासन संचालित किया जाता है। संसदीय व्यवस्था में शासन की शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती है और व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। और मंत्रिपरिषद व राज्य का वास्तविक प्रधान होता है और राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रधान है। ये हमारी संसदीय शासन व्यवस्था का अंग है। भारत का संविधान का अनुच्छेद 163(1) कहता है कि जिन बातों के संबंध में संविधान द्वारा या संविधान के अधीन राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्यों को स्वविवेक से करे, उन बातों को छोड़कर सारे कार्य है, उन बातों को छोड़कर सारे जो कार्य है उनके निर्वहन करने में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद हो। यानी स्वविवेक की शक्तियों को छोड़कर स्वविवेक की शक्तियों को छोड़कर सारी की सारी स्थिति में संवैधानिक प्रमुख माना गया है राज्यपाल को। ऐसा भारत का संविधान का अनुच्छेद 163(1) कहता है। संविधान राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों के विशेष रूप से उल्लेख नहीं करता। केवल असम और नागालैंड में राज्यपाल को इस प्रकार की कुछ स्वविवेकीय शक्तियां प्राप्त है। अतः यह कहा जाता है कि साधारणतः राज्यपाल राज्य शासन का संवैधानिक अध्यक्ष ही है, जबकि वास्तविक शक्तियां उसके पास नहीं है। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष भारतीय संविधान निर्माता के नाम से जाने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि उन सिद्धांतों के अनुसार जिन पर राज्य को शासन आधारित है, राज्य की प्रत्येक कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह आवश्यक रूप से माननी होगी। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना होगा जिसे करने से स्वविवेक तथा व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करना पड़े। संविधान सभा के सदस्य A.K. ऐर ने भी इस विचार का समर्थन करते हुए कहा कि राज्यपाल एक संवैधानिक अध्यक्ष ही है। संविधान निर्माताओं द्वारा जिस प्रकार से राज्यपाल के संबंध में निर्वाचन के सिद्धांत को अस्वीकार कर मनोनयन के सिद्धांत को अपनाया गया, उससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय शासन व्यवस्था में राज्यपाल एक संवैधानिक अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वास्तविक अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते थे। संविधानवेत्ता सुनील कुमार बोस के अनुसार सुनील कुमार बोस बना मुख्य सचिव पश्चिम बंगाल सरकार का एक निर्णय आया। उसमें यह बताया गया कि वर्तमान संविधान में
राज्यपाल मंत्रियों की सलाह के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकता। उसी स्वविवेक से या फिर व्यक्तिगत रूप से कार्य करने की शक्ति छीन लिया गया है, इसलिए उसे अपने मंत्रियों की सलाह से कार्य करने चाहिए। राज्यपाल के पद के कार्य कर चुके हुए राज्यपाल के पद पर जो लोग रहे, उन लोगों की अब विचारधाराएं सुने। उन्होंने इस पद के बारे में क्या कहा है, कुछ ने क्या कहा है, कुछ से क्या कहा है, उससे हमें आभास होता है कि राज्यपाल एक संवैधानिक अध्यक्ष है। राज्यपाल पद पर आज तक जो लोग रहे, जो विशेष लोग थे, उन्होंने विशेष जो राज्यपाल थे, उन्होंने इस बारे में क्या दृष्टिकोण अपनाया, क्या विचार दिए, उसके हिसाब से हम यह कह सकते हैं राज्यपाल संवैधानिक अध्यक्ष है, जिसे सभी कार्य मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार करना है। उदाहरण के रूप में सरोजिनी नायडू ने भारतीय राज्यपाल सरोजिनी नायडू ने अपने आप को सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया कहा। श्री प्रकाश ने भी इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए ये कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं केवल संवैधानिक अध्यक्ष हूँ, जिसे छुट्टी हुई जगहों पर हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना। महाराष्ट्र के भूतपूर्व राज्यपाल श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने कहा, यदि कोई व्यक्ति इस पद को स्वीकार करता है तो उस पद को नहीं, केवल वेतन का आकर्षण है। ये तीन जो मुख्य राज्यपाल रहे, श्री प्रकाश, सरोजिनी नायडू, श्रीमती विजयलक्ष्मी, तीनों ने अलग अलग दृष्टिकोण रहे। सरोजिनी नायडू ने सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया कहा, श्री प्रकाश ने खाली जगह हस्ताक्षर करने वाला बताया, विजयलक्ष्मी ने वेतन का आकर्षण बताया। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं, इस आधार तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163(1) के अनुसार और डॉक्टर अम्बेडकर तथा A.K. नैयर के अनुसार हम इस बात से आभास हो जाता है, यह बात पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रधान है, वास्तविक अध्यक्ष नहीं। अब इसी टॉपिक में आता है कि राज्यपाल संवैधानिक अध्यक्ष से कुछ अधिक संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक क्या है राज्यपाल, यह स्थिति हमें स्पष्ट करनी है। इस बात को हमें समझना है। प्रथम दृष्टिकोण से राज्यपाल को केवल एक संवैधानिक प्रधान होता है। यदि राज्यपाल स्थिति का विस्तृत अध्ययन किया जाए तो यह धारणा असत्य हो जाती है कि राज्यपाल को एक संवैधानिक अध्यक्ष मानना भूल होगी। वास्तव में संवैधानिक अध्यक्ष तो है ही है, इससे अधिक भी बहुत कुछ है। इस दृष्टिकोण से हमारे राज्यपाल को हमने दो रूपों में अध्ययन किया है। प्रथम है संविधान निर्माता राज्यपाल की क्या भूमिका चाहते थे, और द्वितीय राज्यपाल पदधारी व्यक्ति विविध परिस्थितियों में कैसी भूमिका निभाते हैं। दो स्थितियां स्पष्ट होती है, एक तो संविधान निर्माता क्या चाहते थे, एक जो राज्यपाल पद पर आसीन व्यक्ति है वो किन किन परिस्थितियों में राज्यपाल की अपनी भूमिका स्पष्ट करना चाहता है। इन दोनों स्थितियों में वाद विवाद होने के बाद ये बात स्पष्ट हो जाती है कि संविधान निर्माता की धारणा सामान्य परिस्थितियों में संवैधानिक अध्यक्ष बनाना था। सामान्य परिस्थितियों में संवैधानिक अध्यक्ष कार्य करेगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जो दूसरी बात आती है, राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में क्या रहेगा, तो विशेष परिस्थितियों में महत्वपूर्ण शक्तियां हो जाती हैं। राज्य शासन में शक्ति वास्तविक न होने के कारण राज्य शासन में उनका स्थान सबसे अधिक सम्मानित और प्रतिष्ठित होता है। दलगत राजनीति से ऊपर होने के कारण वह निष्पक्ष होता है। राज्य के वास्तविक शासक सदैव आवश्यकता के अनुसार ही मंत्रणा करते हैं। अपने निर्दलीय व्यक्तित्व के आधार पर राज्यपाल शासन की ढुलमुल तथा अस्थायी राजनीतिक सहायता में स्थिरता लाने का प्रयास करता है। राज्यपाल प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला और कार्यशील व्यक्ति हो तो विरोधी पक्ष तथा मंत्रिमंडल के बीच मतभेद दूर करने में सहायक सिद्ध होता है। इस प्रकार हमने राज्यपाल की जो संवैधानिक प्रमुख है
उसके बारे में समझने की कोशिश की। संवैधानिक प्रमुख की है राज्यपालों के दृष्टिकोण से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163(1) के अनुसार डॉक्टर अम्बेडकर तथा A.K. एयर के अनुसार भारत का राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख ही है। किंतु संवैधानिक प्रमुख की स्थिति को भी दो बातों में स्पष्ट किया गया है कि संविधान निर्माता किस प्रकार चाहते थे और विशेष परिस्थितियों में क्या हो। तो विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल विशेष हो जाता है, अब उसकी शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट आता है वास्तविक प्रधान या स्वविवेक की शक्ति। वास्तविक प्रधान या स्वविवेक की शक्तियां। स्वविवेक की शक्तियां। राज्यपाल किन परिस्थितियों में वास्तविक प्रधान हो जाता है? किन परिस्थितियों में वास्तविक प्रधान या फिर उसे स्वविवेक की शक्तियां मिल जाती है, या फिर स्वविवेक की शक्तियां। किन परिस्थितियों में राज्यपाल संवैधानिक प्रधान है, वास्तविक प्रधान है, और जिसमें वह अपनी स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करता है, अपनी स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करता है। नंबर 1 मुख्यमंत्री की नियुक्ति। नंबर 1 पॉइंट आता है हमारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति। भारतीय संविधान के अनुसार साधारणतया राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग करता है। राज्यपाल की 3 परिस्थितियों में राज्यपाल 3 लोगों में से राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। नंबर 1 चुनाव से पहले जो दल बना है, दल के बहुमत के दल के नेता को अगर जो दल चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से एक दल को स्पष्ट बहुमत है, उसके दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप से आमंत्रित करता है। दूसरा, दल से पहले गठबंधन बना है, तो फिर वो अगर एक दल की सरकार स्पष्ट नहीं आई है तो जो गठबंधन का नेता है उसको मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। एक दल को स्पष्ट सरकार नहीं है, गठबंधन नहीं है, गठबंधन का नेता नहीं है, तो तीसरी जो शक्ति आ जाती है वो स्वविवेक की है। तीसरी जो शक्ति राज्यपाल को प्राप्त हो जाती है वो स्वविवेक की हो जाती है। यहाँ राज्यपाल मुख्यमंत्री को स्वविवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर देता है। राज्यपाल का पहला कार्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना है। यदि राज्य की विधानसभा किसी में एक राजनीतिक दल को, जैसे हमने बताया दल के बहुमत नेता, किसी एक राजनीतिक दल के नेता को दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है तो बहुमत वाले राजनीतिक दल के नेता को चुन लिया जाता है। राज्यपाल के लिए जरूरी हो जाता है कि वह उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त करे। लेकिन यदि राज्य की स्थिति, दलीय स्थिति स्पष्ट नहीं है और बहुमत दल का नेता नहीं है, एक से अधिक दावेदार है, तो इस संबंध में भी राज्यपाल स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति में स्वयं राज्यपाल को निर्णय किया जाएगा कि किस व्यक्ति के नेतृत्व में स्थायी सरकार का गठन किया जाए। व्यवहार के अंतर्गत कुछ ऐसी परिस्थितियां आई हैं जब राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के नियुक्ति में स्वविवेक का प्रयोग किया। 1952 में श्री राजगोपालाचार्य मद्रास राज्य विधानमंडल के सदस्य भी नहीं थे और न ही कांग्रेस में बहुमत का दल प्राप्त था, लेकिन फिर भी राज्यपाल श्री प्रकाश ने तीर प्रकाशन को बहुमत प्राप्त होने के दावे की अवहेलना करते हुए श्री राजगोपालाचार्य को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। 1957 में उड़ीसा में हरि कृष्ण मेहताब, 1963 में उड़ीसा और केरल के मुख्यमंत्रियों में जिस प्रकार की नियुक्तियां की गई उसने राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग किया। चतुर्थ आम चुनाव के बाद इस संबंध में स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग करने की और अधिक आवश्यक है। 1970 में पंजाब राज्य में गुरनाम सिंह का दावा अस्वीकार कर प्रकाश सिंह बादल को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। 1969 में उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी कांग्रेस द्वारा समर्थित भारतीय क्रांति दल के नेता चौधरी चरण सिंह और विरोधी दल के नेता गिरधारी लाल को मुख्यमंत्री का दावा प्रस्तुत किया, लेकिन राज्यपाल ने गिरधारी लाल के दावे को अस्वीकार करके चौधरी चरण सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया। मार्च 1973 में श्रीमती सप्तपई के बाद राज्यपाल की प्रगति दल के नेता बिजू पटनायक को
सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया, यद्यपि श्री पटनायक बहुमत दल का दावा प्राप्त कर रहे थे। इसी प्रकार 1977 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला के त्यागपत्र के बाद कांग्रेस विधानमंडल के नेता को सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया गया, यद्यपि कांग्रेस दल जम्मू कश्मीर विधान में स्पष्ट बहुमत था। कांग्रेस विधानमंडल नेता द्वारा स्थायी सरकार देने की क्षमता का वादा भी किया गया था। 1984 में सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्रियों को नियुक्ति इसी प्रकार की गई। 1997 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रोमेश मठारी द्वारा जगदम्बा पाल को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त में ऐसे ही आचरण को अपनाया गया, जिसने सविवेकीय विवेकहीन के अतिरिक्त तो कुछ नहीं कहा जा सकता। फरवरी 2005 में गोवा के राज्यपाल जमीर के आचरण को विवाद का जन्म दिया। 2005 में झारखंड के राज्यपाल सैयद रितबे रजवी आचरण से सर्वोच्च न्यायालय में राज्य में संवैधानिक विवाद के हस्तक्षेप के लिए बाध्य किया। इस प्रकार से हमारी पहली जो स्वविवेक की शक्ति है, जिसमें राज्यपाल ने कई बार ऐसा मौका दिया है, कई बार ऐसा किया है, जिसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति में कई बार राज्यपाल ने ऐसा किया है, कई बार राज्यपाल ने स्थानीय बहुमत दल के नेता को नियुक्त करना करके दूसरे व्यक्तियों को मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। यानी पहली जो स्वविवेक की शक्ति है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है। दूसरा है मंत्रिमंडल को करना। दूसरा है मंत्रिमंडल को भंग करना। दूसरी जो शक्ति है मंत्रिमंडल को भंग करना। राज्यपाल को यह भी स्वविवेक की शक्ति प्राप्त है कि मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर राष्ट्रपति को सिफारिश करे कि संबंधित राज्य में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राज्यपाल शासन लागू किया जाए। 356 के तहत राज्यपाल के द्वारा यह प्रस्ताव किन परिस्थितियों में मंत्रिमंडल को अपदस्थ किया जाता है, ये 4 परिस्थितियां हैं। यदि राज्यपाल को यह विश्वास हो जाए कि मंत्रिमंडल विधानसभा में बहुमत खो गया है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देने और विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर बहुमत प्रमाणित करने के लिए कह सकता है। ऐसी स्थिति में यदि मुख्यमंत्री विधानसभा बहुमत बनाने को तैयार न हो तो राज्यपाल मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर सकता है। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल धर्मवीर द्वारा 1968 में अजय मुखर्जी मंत्रिमंडल को इसी आधार पर पदच्युत किया गया था। नंबर 1 किया था कि बहुमत समाप्त हो जाता है। नंबर 2, यदि किसी मंत्रिमंडल के प्रति विधानसभा ने अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया तो मंत्रिमंडल त्यागपत्र न दे तो भी राज्यपाल उसे अपदस्थ कर सकता है। नंबर 3, यह लगता है कि मंत्रिमंडल संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा, उनकी नीतियां राज्य और देश के लिए खतरा है, केंद्र या राज्य के बीच में संघर्ष की स्थिति को जन्म दे दिया है, तब भी मंत्रिमंडल को पदच्युत किया जा सकता है। जनवरी 1946 में तमिलनाडु मंत्रिमंडल को इसी आधार पर पदच्युत किया गया। नंबर 4 आता है, यदि स्वतंत्र ट्रिब्यूनल द्वारा मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी करार दे दिया है तो राज्यपाल उसे पदच्युत कर सकता है। यानी 4 आधारों पर मंत्रिमंडल को बर्खास्त किया जाता है। एक तो राज्यपाल को ये लगे बहुमत पूर्ण नहीं है, दूसरा उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तीसरा ये लगा कि राज्यपाल की जो नीतियां देश के लिए खतरा पैदा कर रही है, और चौथा राज्यपाल भ्रष्टाचार का आरोपी हो। 4 स्थितियों में भारतीय राज्यपाल को मंत्रिमंडल को भंग करने की स्वतंत्र स्थितियां प्राप्त है। नंबर 3 है विधानसभा का अधिवेशन। विधान सभा का अधिवेशन बुलाना। विधानसभा का अधिवेशन बुलाना जो महत्वपूर्ण शक्ति है। सामान्य रूप से राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर विधानसभा का अधिवेशन बुलाता है, किंतु असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल को ये स्वविवेक की शक्ति है कि विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है। यदि राज्यपाल के अनुसार ऐसे महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर तुरंत विचार किया जाना आवश्यक है
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 176 के अंतर्गत विधानसभा के अतिमंडल की कोई भी तिथि निश्चित कर सकता है। इस संबंध में मुख्यमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं, चाहे मुख्यमंत्री विधानसभा का बहुमत का समर्थन प्राप्त करे। श्री संथानम तथा कुछ लोगों ने इस संबंध में यह विचार व्यक्त किया। इसके अतिरिक्त राज्यपाल को मुख्यमंत्री से यह संदेह हो जाता है कि मुख्यमंत्री शीघ्र अधिवेशन बुलाने के लिए कह सकता है और मुख्यमंत्री द्वारा उसका परामर्श को स्वीकार न किए जाने पर वह स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। यानी विधानसभा का अधिवेशन में भी स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। चौथा है विधानसभा को भंग करना। विधानसभा को भंग करना। विधानसभा को भंग करने में मुख्य जो मंत्रिमंडल को भंग करने वाली स्थिति है, स्पष्ट बहुमत न हो, दल का नेता आरोपी हो और दल का नेता आरोपी हो। तीसरा ये रहता है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए और चौथा ये रहता है कि राज्य की नीतियां देश के लिए नुकसानप्रद है। तो इन चार परिस्थितियों में विधानसभा को भी भंग किया जा सकता है। उत्तरदायी शासन की धारणा के अनुसार सामान्यतः यह माना जाता है कि विधानसभा को भंग करने के राज्यपाल उसी समय कार्य करेगा जबकि मुख्यमंत्री उसे ऐसा करने के लिए परामर्श दे। लेकिन विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल विधानसभा को भंग करने के लिए भंग करने के संबंध में मुख्यमंत्री के परामर्श को मानने से इनकार कर सकता है या मुख्यमंत्री के परामर्श के बिना भी विधानसभा को भंग किया जा सकता है। नंबर 5, मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर करने के अनुमति है। मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर करने की अनुमति देना। संवैधानिक व्यवस्था में यह प्रावधान है। संवैधानिक व्यवस्था यह की जाती है कि राज्यपाल की अनुमति के बिना किसी भी पक्ष द्वारा मुख्यमंत्री पर मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। 1995 में जयललिता के प्रकरण में स्पष्ट हो गया कि जब कोई भी पक्ष भ्रष्टाचार या किन्हीं आरोपों के आधार पर मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर करने के लिए राज्यपाल से अनुमति मांगता है, तब इस संबंध में वह अपने विवेक के आधार पर निर्णय करेगा, अपितु वह स्वविवेक के आधार पर मुख्यमंत्री पर मुकदमा दायर करने के लिए अनुमति दे सकता है। वर्तमान समय में जब हर किसी मुख्यमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप है तथा राज्यपाल इस शक्ति का व्यवहार राजनीति में बहुत अधिक महत्व प्राप्त कर लेता है, राज्यपाल द्वारा स्वविवेक के आधार पर किए गए इस कार्य को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती अवश्य दी जा सकती है। इस प्रकार हमने ये बात स्पष्ट की, इस बात को समझने की कोशिश की। दो बातों को, राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है या वास्तविक प्रमुख। संवैधानिक प्रमुख में हम सब विवेकीय शक्तियों को छोड़कर वो संवैधानिक प्रमुख है। सब विवेकीय शक्तियाँ कौन सी है, वास्तविक शक्तियाँ कौन है, ये 5 है। मुख्यमंत्री की नियुक्त करना, मंत्री परिषद को भंग करना और विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, विधानसभा को भंग करना, मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर करना। थैंक यू, धन्यवाद। 2 गज की दूरी का प्रयोग करें, मास्क का उपयोग करें, कोरोना में रह के ही जीवन बचाना है।